हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है अलंकार। अलंकार यानी ऑर्नामेंट्स, गहने। तो गहनों का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम सुंदर दिखे, ताकि हम थोड़ा प्रभावशाली दिखे, दूसरों से अलग दिखे। वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार का यूज होता है ताकि एक स्पीच, एक सेंटेंस जिसे हम बोल रहे हैं वो थोड़ा हटके दिखे, वो थोड़ा प्रभावशाली दिखे। कई बार हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए इसका यूज करते हैं। कई बार किसी चीज को मजाकिया तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा खूबसूरत तरीके से बोलने के लिए इसका हम यूज करते हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ आइडिया और एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी ऑर्डिनरीली जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उससे थोड़ा हट करके जब हम बोलते हैं उसे कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वो है उपमा। उपमा खाने वाला उपमा नहीं, यहाँ पे उपमा यानी सिमिली। सिमिली का मतलब क्या? सिमिली यानी कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दो अलग अलग चीजों की जब तुलना होती है एक साथ में एक वाक्य में, तब उसे सिमिली कहा जाता है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि उसका दिल पत्थर के जैसा है। एक्चुअल में किसी का दिल पत्थर के जैसा दिखता तो नहीं है, इसका मतलब उसका दिल कठोर है। तो ये हम जो बोल रहे हैं पत्थर के जैसा है, ये चीज को ज्यादा विविड, ज्यादा सुनने में अच्छा बनाने के लिए बोल रहा है, राइट? जैसे कि हम बोलते हैं उसका चेहरा फूलों के जैसा है। एक्चुअल में किसी का चेहरा फूल के जैसा दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या? उसका चेहरा सुंदर है, मासूम है। ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिली में ऐसे वर्ड्स जैसे कि लाइक, जैसे कि एज, सो, इनका यूज होता है। मैंने अभी बोला कि उसका दिल पत्थर के जैसा है, तो क्या कहेंगे? हर हार्ट या फिर हिज हार्ट इज लाइक। लाइक का यूज हो गया अ स्टोन। तो ये हो गया हमारा सिमिली। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि हर फेस इज लाइक अ फ्लावर, ये भी सिमिली हो गया। नेक्स्ट है रूपक, मेटाफर। अगर आप सिमिली समझ गए हो तो मेटाफर भी आप बहुत इजीली समझ जाओगे और याद भी रख पाओगे, क्योंकि सिमिली और मेटाफर दोनों ही सेम होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है। सिमिली में हम यूज करते हैं लाइक, एज, सो। मेटाफर में हम इन चीजों का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम सिमिली में बोलेंगे कि, सिमिली में अगर हम बोलेंगे ए इज लाइक बी, ए बी के जैसा है। मेटाफर में हम क्या बोलेंगे? जैसा तैसा नहीं, ए इज बी, ए बी ही है। तो मेटाफर यानी रूपक, इट डजंट स्टेट्स दैट वन थिंग इज लाइक अनदर, बट इट प्रोसीड्स एज टू थिंग्स वेयर वन, दोनों चीज एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मन एक सागर के जैसा है, तो वो क्या होगा? सिमिली या मेटाफर? सोचो। माइंड इज लाइक एन ओशन। दिख रहा है कि यहां लाइक का यूज हुआ है, तो सिमिली होगा। अगर मेटाफर होता तो क्या कहते? माइंड इज एन ओशन, डायरेक्टली दोनों को एक ही बोला जाएगा। दिस सिटी इज लाइक अ जंगल, ये शहर एक जंगल के जैसा है। सिमिली होगा। और मेटाफर में क्या कहेंगे? दिस सिटी इज अ जंगल। सिमिलरली, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। सिमिली। मेटाफर में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप मुझे कमेंट में बताओ कि मेटाफर में क्या कहेंगे। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण कहते हैं। यानी निर्जीव वस्तु, निर्जीव कोई चीज, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उसमें लाइफ हो, तब उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। यानी किसी मृत व्यक्ति को, किसी निर्जीव वस्तु को जब हम ऐसे संबोधित करते हैं जैसे कि उसमें लाइफ है, जैसे कि वो एक इंसान है। Inanimate objects, abstract thoughts, notions are spoken of as having life. सूरज मुस्कुरा रहा था। अब सूरज क्या मुस्कुराता है? नहीं ना।
तो ये होगा पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, द फ्लावर्स डांस्ड टू द विंड। अब फ्लावर्स डांस नहीं करते हैं, जब हवा चलती है तो क्या होता है, फूल पत्ते ये कांपते हैं, तो उसी को एक सुंदर तरीके से पेश किया गया है, बोला गया है कि द फ्लावर्स डांस्ड टू द विंड। ऐसे जो सेंटेंसेस है, स्पीच है, वो कौन यूज करते हैं, ज्यादातर ऑथर्स पोएट्स यूज करते हैं अपने वर्क में, अपने काम में, ताकि चीजें सुनने में और ज्यादा सुंदर लगे। क्योंकि पोएट्स और ऑथर्स क्या होते हैं, बहुत थॉटफुल होते हैं, नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए वो ऐसे कंपैरिजंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी बहुत आसान है, ये एक पर्सोनिफिकेशन का ही टाइप है, जहां पे जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, वो डायरेक्टली एक मृत व्यक्ति को या फिर एक एब्सेंट व्यक्ति को, वस्तु को डायरेक्टली संबोधित करता है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, हे ईश्वर आप कहाँ हो। ईश्वर एक्चुअल में प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह है, लेकिन हमारे सामने हमें दिखते तो नहीं है, राइट। तो यहाँ ये जो चीज है, ये एपोस्ट्रोफी है, क्योंकि हम बोल रहे ओ गॉड वेयर आर यू। स्पीकर डायरेक्टली गॉड को बोल रहा है, जो कि प्रेजेंट नहीं है। कई बार हम बोलते हैं, हे सागर तुम कितने गहरे हो, तो सागर से हम बात थोड़ी कर सकते हैं, ही इज नॉट अ पर्सन, राइट, इट इज नॉट अ पर्सन, राइट। सो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, हे सागर तुम कितने गहरे हो, हे देश तुम कितने महान हो। तो जब हम ऐसे किसी चीज को डायरेक्टली संबोधित करते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी है। जैसे कि कई बार ये कोटेशंस पढ़ते हैं, हेलो डार्कनेस। क्या डार्कनेस एक व्यक्ति है? नहीं, फिर भी हम उसे संबोधित कर रहे हैं, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड। ये स्पीच होगा क्या, एक एपोस्ट्रोफी टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। A statement made emphatic by overstatement। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि एक बहुत हेवी बैग हमें दे दिया गया है, तो हम बोलते हैं दिस बैग, इसका तो 1000 किलो वेट होगा। एक्चुअल में 1000 किलो नहीं है, बहुत ज्यादा वेट है इसका मतलब। जैसे कि दिस बैग वेट्स अ टन, मतलब टन एक्चुअल में बैग का वेट होता तो हम कैरी नहीं कर सकते, 1000 किलो कैरी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ चीज को बढ़ा के बोल रहे हैं। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है। 1000 बार एक्चुअल में बोला नहीं है, मतलब बहुत बार बोला है। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, या फिर आई हैव कॉल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया है, 1000 बार कॉल किया है, ऐसे बोलते हैं। वो आदमी 100 बहाने बनाता है, 100 बहाने एक्चुअल में नहीं बनाता है, इसका मतलब बहुत सारे बहाने बनाता है, 100 बहाने नहीं। जब हम चीजों को थोड़ा एम्फसाइज करना चाहते हैं तब हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। दैट बॉय या मैन गिव्स 100 एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब किसी कठोर बात को कोमल शब्दों में बोलना। कई बार हम एक कठोर चीज को डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं, सुनने में बहुत अजीब लगता है, तो उसको हम कोमल शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। जैसे कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि किसी के बारे में बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते वो मर गए, हम बोलते हैं या तो वो स्वर्ग सिधार गए, स्वर्गवासी हो गए, ऐसे बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हम ये नहीं बोलते ही इज डेड, हम क्या बोलते हैं कई बार, ही पास्ड अवे, जो कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब बेटर लगता है। या फिर हम बोलते हैं he has fallen asleep, इसका भी मतलब हो सकता है he is dead। डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो, कई बार हम बोलते हैं तुम मुझे कहानियां सुना रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो you are telling me a fairy tale, इसका मतलब है you are telling me a lie। एंटीथेसिस,
दो विपरीत विचारों को जब साथ में रखा जाता है एक ही सेंटेंस में, उसे कहा जाता है एंटीथेसिस। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स यूज्ड मेड इन द सेम सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। जैसे कि आदमी लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो यहाँ इसको हिंदी में हम ये कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन proposes, God disposes। इंसान प्रपोज करता है लेकिन भगवान डिस्पोज कर देता है, मतलब इंसान जो चाहता है वो हमेशा नहीं होता है, वही होता है जो भगवान चाहते हैं, राइट। तो ये हो गया एंटीथेसिस, दो कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। सिमिलरली गलतियां करना मानवीय गुण है, लेकिन क्षमा करना, माफ करना ईश्वरीय गुण है। टू err is human or man, to forgive divine। ये भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन आपने एक ना एक बार पढ़ा ही होगा। ऑक्सीमोरॉन यानी जब दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को साथ में प्रयोग किया जाता है, साथ में यूज किया जाता है, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। Two contradictory qualities are used as one of the same thing। दो विपरीत क्वालिटीज को, contradictory qualities को जब साथ में यूज किया गया है एक चीज के लिए। The cake was awfully good। awful का मतलब पता है, awful यानी बहुत बुरा, गंदा, और good मतलब अच्छा। तो दोनों क्या हुए, विपरीत अर्थ वाले शब्द हुए, contradictory words हुए। जब दोनों को साथ में यहाँ रखा गया है, इसका मतलब है द केक वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हम बोलते ना ऑफुली गुड मतलब बहुत अच्छा। तो ये हो गया ऑक्सीमोरॉन। ही इज सीरियसली फनी। कई बार हम बोलते हैं अरे वो सीरियसली बहुत फनी है। तो यहाँ सीरियस और फनी दोनों में डिफरेंस है, राइट। सीरियस यानी गंभीर और फनी यानी मजाकिया, तो दोनों में काफी डिफरेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। ये भी ऑक्सीमोरॉन है। द वुंड लुक प्रिटी अगली। प्रिटी अगली मतलब काफी अगली। प्रिटी का मतलब सुंदर होता है, लेकिन यहाँ प्रिटी अगली मतलब काफी अगली लग रहा था जो घाव है वो। और यहाँ ये दोनों वर्ड्स भी ऑपोजिट है। एपिग्राम, एपिग्राम यानी जब किसी गहरे विचार को, थॉट को मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। शॉर्ट आइडिया और थॉट प्रेजेंटेड इन अ फनी वे। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये नहीं है कि जो बच्चा है वो आदमी का बाप है, ऐसा नहीं। इसका मतलब है जो एक व्यक्ति के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वही उसके एडल्ट को शेप अप करते हैं। मतलब बचपन में हम जैसे ट्रीट किए जाते हैं, हमारे जो वैल्यूज होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, वही डिटरमाइन करती है कि हम किस तरह के एडल्ट बनेंगे। नेक्स्ट, ये तो आपने सुना ही होगा, नो पेन नो गेन। देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। देखो सुनने में काफी लाइट सा एक चीज लग रहा है, मजाकिया तरीके से भी बोलते कई बार, नो पेन नो गेन, लेकिन इसका भी एक डीप मीनिंग है। आपको पता ही होगा कि हार्ड वर्क के बिना आपको कुछ जो भी आपको अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, वो हार्ड वर्क के बिना नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी जब शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ के बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है, यानी जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट इज रियली हैपनिंग, ठीक है, उसे कहते हैं आयरनी। मोड ऑफ स्पीच इन विच रियल मीनिंग इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज कन्वेड। जो बोला जा रहा है उसका वो एक्चुअल में नहीं है, रियल मीनिंग बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इजिली समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ हमने तोड़ दिया है, कुछ हमारे हाथ से गिर गया है, ठीक है, हम बोलते हैं अरे वाह, वाओ, फैंटास्टिक। मतलब एक्चुअल में हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम बहुत टेंस्ड हो गए चीज को देख के, लेकिन हम उल्टा बोल रहे हैं। बोलते हैं ना कई बार, ओ वाओ फैंटास्टिक, तो उसे कहते हैं आयरनी। कई बार कोई बहुत अजीब लग रहा है, ग्रॉस दिख रहा है, हम उसे देख के बोलते हैं ओ यू लुक टेरिफिक। मतलब एक्चुअली हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत बुरे लग रहे हो, अजीब लग रहे हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ओ यू लुक टेरिफिक। तो दिस इज कॉल्ड आयरनी। एक्चुअल स्टेटमेंट और इनर मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। पन मतलब एक ही वर्ड को, एक सेंटेंस में एक ही वर्ड के दो तीन मतलब हो सकते हैं,
ठीक है। इसको यूज किया जाता है इन अ फनी वे, मतलब सेंटेंस को फन बनाने के लिए स्पीच को इसका यूज किया जाता है। यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, मतलब एक वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं हो सकता, यहाँ आप और भी मतलब इसके निकाल सकते हैं। जैसे आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो बैंकर, मैं एक बैंकर थी लेकिन आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब एक इंटरेस्ट तो होता है दिलचस्पी, ठीक है। एक इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी। मैं बैंकर थी लेकिन बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट मेरा चला गया था, मुझे दिलचस्पी चली गई थी, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा इंटरेस्ट क्या हो सकता है? मनी, अर्निंग्स ऑफ द बैंक, राइट। तो वो भी हो सकता है, इसका मतलब एक मनी हो सकता है और एक हो सकता है दिलचस्पी। तो आप जो भी समझ लो। नेक्स्ट, द बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। सो टू टायर्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा टायर्ड, थका हुआ, और ये भी होता है कि बाइसाइकिल के दो टायर्स होते हैं। तो आप दोनों मतलब यहाँ सोच सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ अ जोक, राइट। एक क्लासिक एग्जाम्पल है पन का, जो हमने पढ़ा है जूलियस सीजर में। विलियम शेक्सपियर का अगर जूलियस सीजर आपने पढ़ा है, कि वहां एक विटी कॉबलर बोलता है आई कैन मेंड योर सोल, एक्ट 1 सीन 1 में। अब यहाँ सोल का मतलब दो हो सकता है, एक तो पार्ट ऑफ अ शू, तो कॉबलर बोल रहा है कि आई कैन मेंड योर सोल, मतलब मैं ठीक कर सकता हूं तुम्हारे जूते को, शू को रिपेयर कर सकता हूं। एक इसका और मतलब हो सकता है क्या? सोल, आत्मा, मतलब मैं तुम्हारे आत्मा को ठीक कर सकता। बैड सोल एक आदमी को बोला जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो उसे कहा जा रहा है। तो इसका दो मतलब हो सकता है, आई कैन मेंड योर सोल, SOLE, पार्ट ऑफ द शू, आई कैन मेंड योर सोल, SOUL, सोल। सिनेक्डुकी, सिनेक्डुकी क्या होता है? जब एक पार्ट को यूज किया जाता है टू डेजिग्नेट द होल, पूरे एक चीज को डेजिग्नेट करने के लिए सिर्फ एक वर्ड या फिर एक पार्ट को यूज किया जाता है, तब उसे सिनेक्डुकी बोलते हैं। जैसे ऑल हैंड्स ऑन द डेक। डेक मतलब शिप का जो फ्लोर होता है ना, शिप में, जहाज में जो फ्लोर होता है उसे कहते हैं डेक। तो ऑल हैंड्स ऑन द डेक मतलब हैंड्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेलर्स को, जो कि शिप में है। तो सेलर्स ऑन द शिप, तो हैंड्स का मतलब यहाँ सेलर्स ऑन द शिप, तो हैंड यहाँ पे सिनेक्डुकी का काम कर रहा है, ठीक है। कैन आई बाय यू अ ग्लास, कई बार मतलब कैन आई बाय यू अ ग्लास, अब मतलब क्या मैं तो ग्लास खरीदने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ ग्लास रेफर्स टू ग्लास ऑफ ड्रिंक, ऑफर जो की जा रही है, ग्लास ऑफ ड्रिंक, राइट। सिमिलरली ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड, मेनी माउथ्स टू फीड, यहाँ माउथ रेफर्स टू पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, जो कि उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो लोग, उनको रेफर कर रहा है ये माउथ, उनको डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट यूज टू डेजिग्नेट द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जब ऐसे एक वर्ड, एक शब्द को यूज किया जाता है टू डिजिग्नेट अ होल थिंग, तब हम उसे सिनेक्डुकी बोलते हैं।